नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेरेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई मंथ का करंट अफेयर भाग 2, जिसमें हम 11 मई से 20 मई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द ऑप्शंस? दोस्तों ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार प्रदान करना। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देना। ऑप्शन सी है संसद को राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार देना। ऑप्शन डी है राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करना। आर्टिकल 143 यह संविधान का एक प्रावधान है जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं किसी कानूनी या संवैधानिक मुद्दे पर। मतलब अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी विधिक प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त कर सकता है। यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा आपका, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देना। इनेबलिंग द प्रेसिडेंट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ये चर्चा में क्यों रहा, आइए इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल ने शिकायत की है कि जो राज्यपाल होते हैं वो उनके बिलों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, जिससे राज्य सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है। तमिलनाडु राज्य के जो सीएम हैं एम के स्टैलिन, ये हैं आपके एम के स्टैलिन। तो एम के स्टैलिन का कहना है कि इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करके राज्यों की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, इन्होंने आरोप लगाया है। और इन्होंने जो वहाँ के राज्यपाल हैं आर एन रवि, तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दिया, उन्हें बिना कारण वापस लौटा दिया है। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं आर एन रवि पर आरोप लगाया है वहाँ के सीएम ने, एम के स्टैलिन ने। और इन आरोपों की वजह से यह मुद्दा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा उठाया गया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी कि क्या राज्यपाल सरकार द्वारा भेजे गए विधेयकों को या बिल्स को रोक कर रख सकते हैं या निश्चित काल तक टाल सकते हैं। इनके द्वारा टोटल इस संबंध में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसकी वजह से इस परामर्श मांगने की वजह से आर्टिकल 143 जो है काफ़ी चर्चा में रहा इस बार। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन दो महान साहित्यकारों को प्रदान किया गया? हु वर द रेसिपिएंट्स ऑफ द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2023? ऑप्शन हैं आपके मुरली मनोहर जोशी और गुलजार साहब। ऑप्शन बी है गुलजार साहब और अशोक वाजपेयी। ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और जगत गुरु रामभद्राचार्य। और ऑप्शन डी है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार। तो दोस्तों अभी जो है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रदान किया। यह पुरस्कार दो लोगों को दिया गया, इनके साथ प्रसिद्ध उर्दू कवि व गीतकार गुलजार साहब भी इस सम्मान को प्राप्त किए। हालांकि जो है गुलजार साहब स्वास्थ्य कारणों से इस समारोह में उपस्थित नहीं हो सके। तो ऑप्शन डी सही होगा आपका, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को ध्यान रखिएगा 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और ये 58वां एडिशन था ज्ञानपीठ का। और अभी हाल ही में हम डिस्कस किए थे पिछले मंथ के करंट अफेयर में जो 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा, आइए उसको देख लेते हैं। तो 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया जाएगा। ये हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखक हैं, साहित्यकार हैं। तो इन्हें जो है 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका डिस्कशन हम पिछले के करंट अफेयर्स में कर चुके हैं। तो ये हैं आपके विनोद कुमार शुक्ल जी, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और लेखन में 50 वर्ष से सक्रिय है। इनके प्रमुख रचनाओं को देखें तो जो इनका उपन्यास संग्रह है नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, काफ़ी पॉपुलर है। बच्चों के लिए भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी है इन्होंने। 2024 का इन्हें दिया जाएगा। 2023 का जो मिला है वो मिला है गुलजार साहब को और रामभद्राचार्य जी को। गुलजार साहब को उर्दू भाषा के लिए मिला है, रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए मिला है, हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, जो बुद्ध पूर्णिमा है भगवान बुद्ध के जीवन की किन किन महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति में मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ विच इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम लॉर्ड बुद्धाज लाइफ? तो दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा जो है वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि इस बार मई में पड़ा था, 12 मई के आसपास जो है वैशाख का मंथ है ये। बुद्ध पूर्णिमा जो है भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, इनलाइटनमेंट यानी कि निर्वाण और महापरिनिर्वाण यानी कि डेथ की स्मृति में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सही होंगे आपके ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। ये संयोग रहा कि जो है वैशाख मास की जो पूर्णिमा होती है उसी दिन इनका जन्म भी हुआ था, इनको उसी दिन ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी और
उसी दिन इनकी डेथ भी हुई थी, महापरिनिर्वाण जिसको बोला जाता है। यह जो है विशेष रूप से बोध गया में, जहाँ पर भगवान बुद्ध को महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इनलाइटनमेंट हुआ था, यह पर्व अत्यंत भव्यता से वहाँ पर मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन को थोड़ा सा। तो इनका जो पूरा नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम लुम्बिनी, यानी कि जो वर्तमान का नेपाल है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ और 563 ईसा पूर्व में लगभग इनका माना जाता है इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सुद्धोधन था, शाक के राजा थे। माता का नाम महामाया था। इनका विवाह हुआ था यशोधरा से। पुत्र था राहुल। और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए, राजपाट छोड़ के। इनके जो प्रमुख प्रतीक हैं वो है धर्म चक्र, बोधि वृक्ष और सिंह। इनको ज्ञान प्राप्त यानी कि निर्वाणा कहाँ हुआ, वो बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे। दोस्तों हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी में, तो महावीर स्वामी को भी साथ ही में देख लेते हैं, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं। इनका नाम था वर्धमान महावीर कुंडाग्राम, यानी कि इनका जन्म हुआ था बिहार में। जो टाइम पीरियड था इनके जीवन काल का वो लगभग सेम था, 540 ईसा पूर्व में लगभग इनका माना जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था। इनकी जो माता थी वो उनका नाम त्रिशला था। यात्री कुल के राजा चांग वंश के थे। इनकी शादी हुई यशोदा से। इनके संतान का नाम था प्रियदर्शनी, कुछ ग्रंथों में ऐसा दिया गया है। इनका जो प्रतीक है वो सिंह रूपी मुद्रा, अशोक वृक्ष। आगे कुछ देख लेते हैं कंपैरिजन। तो दोस्तों प्रथम जो बौद्ध धर्म सभा लगा था वो राजगिरी में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और जैन धर्म की जो प्रथम महासभा लगी थी वो पाटलिपुत्र में भद्रबाहु की अध्यक्षता में लगी थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध जी की, वो हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में लगभग। और जो महावीर स्वामी हैं उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी बिहार में 468 ईसा पूर्व में लगभग। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं बुद्ध बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, वो है त्रिपिटक, यानी कि विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। और जैन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है अंग, उपांग, मूल सूत्र, कल्प सूत्र, जिसे जैन आगम भी कहा जाता है। प्रमुख प्रतीक जो हैं धर्म चक्र है, बोधि वृक्ष है और सिंह है बौद्ध धर्म का। और महावीर स्वामी के जो प्रमुख प्रतीक हैं वो है सिंह रूपी मुद्रा और अशोक वृक्ष। प्रमुख धार्मिक केंद्र जो रहे हैं बौद्ध धर्म को, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी जो हैं उनसे रिलेटेड जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वो है पावापुरी, शिखर जी और राजगिरी। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? बिहार गवई वाज sworn इन एज व्हिच नंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऑप्शन है आपके 49वें, 50वें, 91वें या 92वें। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था पिछले मंथ में, जब जो है संजीव खन्ना, जो कि इनसे पहले वाले जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इनका अपना बी आर गवई को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, नामित किया था। तो ये जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने 14 जो है 14 मई को शपथ लिया सीजीआई के रूप में। और इनका कार्यकाल जो है 14 मई से 23 नवंबर तक रहेगा, 6 महीने के लगभग। उसके बाद इनका जो एज है, एज लिमिट है, वो पूरा हो जाएगा 65 वर्ष का। ये जो है दूसरे दलित न्यायाधीश हैं। पहले जो दलित न्यायाधीश बने हैं, जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, वो हैं के जी बालकृष्णन। तो ऑप्शन डी सही होगा आपका। 52वें मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन बने हैं? रामकृष्ण गवई, भूषण रामकृष्ण गवई, बी आर गवई। दोस्तों संविधान के आर्टिकल 124 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन की बात कही गई है, जो अनुच्छेद 124 से या उच्चतम न्यायालय की संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया और न्यायाधीशों की योग्यता को परिभाषित करता है। भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जो आर्टिकल 124 का भाग 2 है, उसमें जो दिया गया है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आउटगोइंग सीजीआई होता है, जिसका मतलब कार्यकाल पूरा होने वाला होता है, वो जो है एक नेम रिकमेंड करता है सीनियर मोस्ट जज का लॉ मिनिस्ट्री को। जो कानून मंत्रालय है, उसको कानून मंत्रालय है वो जो है प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल लेता है। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है। और लास्ट में जो है प्रेसिडेंट इंडिया जो है अपॉइंट करते हैं, जो रिकमेंडेड जज होते हैं उनको नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसे आप सभी को पता है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 5 साल एटलीस्ट हाई कोर्ट के जज के रूप में काम कर चुका हो, या जो है 10 साल एडवोकेट रह चुके हों हाई कोर्ट में। तो ये सारी जो हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? ऑप्शन है आपके राजीव गौबा, अजय कुमार भल्ला, डॉक्टर अजय कुमार और राजीव सक्सेना। डॉक्टर अजय कुमार जो हैं 1985 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, जो कि 2019 से 2022 तक भारत के डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, रक्षा सचिव रह चुके हैं। अब उन्हें जो है संघ लोक सेवा के अध्यक्ष यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स का होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए इसमें। तो ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर अजय कुमार। जो संविधान का अनुच्छेद है 316, आर्टिकल 316, उसके तहत ये नियुक्ति की जाती है। दोस्तों आप सभी को पता है जो संविधान का भाग 14 है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स का जिक्र इसमें किया गया है, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें जो है आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 तक की आर्टिकल सम्मिलित होते हैं भाग 4 में। यह जो है भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं से संबंधित प्रावधानों को नियंत्रित करता है, जैसे कि सिविल सेवाएं, लोक सेवा आयोग या राज्य के जो पीएससी हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, उनकी नियुक्तियां, कार्यकाल, शक्तियां, कार्रवाइयां आदि जो हैं इन्हीं के अंडर आती हैं। आर्टिकल 316 जो है इंपॉर्टेंट है, इसी के तहत जो है यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। 316 के जस्ट पहले का आर्टिकल जो है, तो इसमें आप गेस कर सकते हैं, अगर इसमें जो है नियुक्ति की जा रही है यूपीएससी चेयरमैन की, तो 15 में लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो किया जाएगा। तो आर्टिकल 315 है, उसमें जो है यूपीएससी की स्थापना की बात कही गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है और 2025 की थीम क्या थी इंटरनेशनल म्यूजियम डे की? ऑप्शन हैं आपके 15 मई हेरिटेज एंड इनोवेशन थीम के साथ। ऑप्शन बी है 18 मई द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। ऑप्शन सी है 20 जून म्यूजियम फॉर पीस एंड कल्चर। ऑप्शन डी है 5 मई सस्टेनेबल म्यूजियम फॉर टुमारो। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल जो है 18 मई को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी कि आईकॉम द्वारा मनाया जाता है। 2025 का जो थीम रहा वो रहा द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज, जिसका उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे संग्रहालय सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय परिवर्तनों के दौर में समाज के लिए योगदान दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, 18 मई द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, हु लॉन्च द एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव? एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो दोस्तों संस्कृत मंत्रालय ने देश के वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए और एकता की भावना को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रभावशाली और भावनात्मक पहल एक देश एक धड़कन की शुरुआत की है। इसमें जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के निर्देशन में देश भर के 60 से अधिक विरासत स्थलों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किन दो दिग्गज भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? Which two legendary Indian cricketers announced their retirement from the Test cricket in मई 2025? ऑप्शन ए है आपका अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा। ऑप्शन बी है विराट कोहली और रोहित शर्मा। ऑप्शन सी है रविचंद्र अश्विन और उमेश यादव। ऑप्शन डी है केएल राहुल और शिखर धवन। तो दोस्तों आप सभी को पता है, अभी हाल ही में पहले रोहित शर्मा ने, उसके बाद एक हफ्ते में ही विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो इसके बारे में हम अभी अच्छे से जानेंगे, दोनों के क्रिकेट करियर को हम आगे आगे के स्लाइड में देखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंडर विराट कोहलीज कैप्टेंसी इंडिया अचीव्ड विच हिस्टोरिक माइलस्टोन इन टेस्ट क्रिकेट? तो विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी? तो इंग्लैंड सीरीज विन किया था, फर्स्ट एवर सीरीज विन इन ऑस्ट्रेलिया, व्हाइट वॉश इन न्यूजीलैंड और नो टेस्ट लॉस इट एट होम। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है आपका, फर्स्ट एवर सीरीज विन इन ऑस्ट्रेलिया। जो है भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज जीती थी। ऑप्शन बी सही होगा आपका। तो 2019 में विराट कोहली की कैप्टेंसी में इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया से कोई टेस्ट सीरीज जीती थी। तो दोस्तों आइए आगे देख लेते हैं हम विराट कोहली के टेस्ट कैरियर को।
विराट कोहली जो है, जो रिटायर हो गए टेस्ट से, भी 12 मई को इन्होंने अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट। इनका जो करियर रहा टोटल 14 साल का रहा। 2011 से 2025 तक टेस्ट फॉर्मेट को इन्होंने खेला। इनके जो स्टेट्स हैं, स्टैटिक्स हैं, अगर एज ए कैप्टन देखा जाए, टेस्ट कैप्टन, तो टोटल 68 मैच में इन्होंने कप्तानी की है, जिसमें से 40 जो हैं वो जीते हैं, 17 जो हैं हारे हैं और 11 ड्रा हुआ है। जो विन लॉस रेशियो रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, 2.352 का रहा। ऑलवेज विन जो रहा वो 16 रहा, 16 लगातार टेस्ट इन्होंने जीते हैं। इन्होंने टोटल टेस्ट में 123 मैच खेले हैं, जिसमें 210 इनिंग खेले हैं इन्होंने। टोटल रन्स इन्होंने बना दिए हैं 9,230, जिसमें हाईएस्ट स्कोर रहा 254 नाबाद, एवरेज रहा 46.85 का, स्ट्राइक रेट रहा 55.57 का, 30 शतक रहा और 31 पचासा रहा, 50 रहा। अभी ओडीआई ये खेल रहे हैं, T20 से इन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही संन्यास ले लिया था। और अगर रनों की बात करें टेस्ट क्रिकेट में, तो ये जो है चौथे नंबर पर भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। पहले नंबर पर हैं आपके सचिन तेंदुलकर, जिनका लगभग 16,000 रन है। दूसरे नंबर पर है राहुल द्रविड़, जो कि 13,265 रन के साथ हैं। तीसरे नंबर पर हैं सुनील गावस्कर, जो कि 10,000 रन बनाकर। और इनके बाद नंबर आता है विराट कोहली का 9,000 रनों के साथ। देखिए दोस्तों, भारत के दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिनको रोको बोला जाता है, आइए इन दोनों के हम थोड़ा टेस्ट करियर को कंपैरिजन करते हैं। तो टेस्ट डेब्यू हुआ था विराट कोहली का 2011 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और रोहित शर्मा का डेब्यू हुआ था 2013 में सेम कंट्री के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। इन्होंने अपना पहला मैच खेला था टेस्ट क्रिकेट का। टोटल 123 मैच खेले हैं, जबकि रोहित शर्मा ने टोटल टेस्ट मैच जो है 67 खेले हैं, 67 खेले हैं, जिसमें इन्होंने 210 इनिंग खेले हैं विराट कोहली, और रोहित शर्मा टोटल इनिंग खेले हैं टेस्ट क्रिकेट में 116। और विराट कोहली ने टोटल रन्स बनाए हैं 9,230, और रोहित शर्मा के टोटल टेस्ट रन हैं 4,300। इनका बैटिंग एवरेज रहा 46.85 का, इनका रहा 40.57 का। टेस्ट सेंचुरीज की बात करें तो विराट कोहली जो है टोटल 30 टेस्ट सेंचुरी मार चुके हैं, और रोहित शर्मा 12 टेस्ट सेंचुरी मारे हैं। हाफ सेंचुरीज विराट कोहली के पास 31 हैं, रोहित शर्मा के पास 18 हैं। सबसे हाईएस्ट स्कोर विराट कोहली का रहा 254 साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2019 में, और रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट में जो है 212 रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही 2019 में। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में टोटल 7 डबल सेंचुरी लगा चुके हैं, और रोहित शर्मा एक डबल सेंचुरी लगाए हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में। जबकि वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा के पास 3 डबल सेंचुरीज है, और वनडे क्रिकेट में इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 264 रन। इन्होंने 68 मैच में कैप्टेंसी की है, जिसमें से 40 जीते हैं। रोहित शर्मा 24 मैच में कैप्टेंसी की है, इसमें से 12 जीते हैं। रोहित शर्मा जो है भारत को 2023 का जो वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल था, उसके फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसके फाइनल में पहुंचाए, वहाँ न्यूजीलैंड से इनको हार मिली, और 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो खिताब था वो न्यूजीलैंड ने जीता। दोस्तों, रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2019 में जब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ओपन करना शुरू किया, ओपनिंग बल्लेबाजी करनी शुरू की, तो इन्होंने पहले ही मैच में अपने जो है दोनों पारियों में शतक लगाए। विराट कोहली की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डबल सेंचुरीज है इनके नाम है वो है 7 डबल सेंचुरीज। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंडियन टेस्ट कैप्टन इन्हें माना जाता है। इन 30 शतकों में जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है 7 शतक इन्होंने बनाए हैं विदेशी पिच पर। तो ये रहा इन दोनों का ओवरव्यू, कैरियर ओवरव्यू टेस्ट क्रिकेट का। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट ईवर खेलो इंडिया बीच गेम्स इनॉग्रेटेड? ऑप्शन है आपके गोवा, दीव, पांडुचेरी और कोझिकोड। तो दोस्तों, जो भारत के केंद्रीय खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोघला बीच पर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का उद्घाटन किया। तो ये 19 से 24 मई तक चलेगा। इसका जो थीम रहा खेल के सितारे दीव के किनारे, तो ऑप्शन बी सही होगा आपका दीव। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीतकर विच स्टेट टॉप्ड द मेडल टैली बाय विनिंग द मोस्ट मेडल्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स? आप सभी को पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, बिहार में आयोजित किया गया इस बार। इसका थीम था खेल के रंग बिहार के संग। इसका जो मस्कट था वो था बारहसिम्हा। ये बारहसिम्हा था। दोस्तों, मेडल टैली की बात करें तो पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र, जिसने टोटल 58 गोल्ड मेडल जीते, 47 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 158 मेडल प्राप्त किए। दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा 117 मेडल के साथ, और तीसरे नंबर पर राजस्थान 60 मेडल के साथ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा मेडल्स किस राज्य ने जीते हैं? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन डी सही होगा आपका। टोटल कितने जीते? 158। सबसे ज़्यादा गोल्ड 58 गोल्ड।
जो है महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीते हैं। तो दोस्तों बिहार ने इस बार मेजबानी की है पहली बार, और यह खेल जो है पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय जैसे शहरों में आयोजित किए गए, जबकि कुछ इवेंट्स जो हैं वो दिल्ली में भी संपन्न हुए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को WHO द्वारा एज फ्रेंडली सिटी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूल शहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? ऑप्शन है आपका भोपाल, ऑप्शन बी है कोझिकोड, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है शिलोंग। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है कोझिकोड, इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा एज फ्रेंडली सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। दोस्तों कोझिकोड जो है वो केरला की एक सिटी है। दोस्तों यह मान्यता जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटी और कम्युनिटीज में शामिल होने के साथ मिली है। दोस्तों कोझिकोड को ये मान्यता क्यों मिली एज फ्रेंडली सिटी के रूप में, इसकी बात करें तो कोझिकोड नगर निगम जो है वो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि हाउसिंग, बुजुर्गों के लिए किफ़ायती, सुविधाजनक और सुरक्षित आवास की व्यवस्था की उन्होंने, सोशल पार्टिसिपेशन, सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित किया, बुजुर्गों को सामुदायिक गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेल-जोल में भाग लेने के अवसर मिले, ताकि वे सामाजिक रूप से सक्रिय और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। तीसरा पैरामीटर है सामाजिक सम्मान और सामाजिक समावेशन, रिस्पेक्ट एंड सोशल इंक्लूजन। बुजुर्गों को समाज में आदर के साथ देखा जाए, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, उन्हें अलग-थलग महसूस ना हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, और बुजुर्गों को रोजगार के अवसर, स्वयंसेवक गतिविधियाँ और सामुदायिक निर्णय में भागीदारी का अधिकार होना चाहिए। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं WHO के, उन पैरामीटर्स को कोझिकोड जो है वो नगर निगम ने पूरा किया, और इसे जो है WHO ने एज फ्रेंडली सिटी घोषित किया, वहाँ पे इसको शामिल किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी ने 22 मई को किस पुस्तक का विमोचन किया? ऑप्शन है आपके सावित्रीबाई फुले, हर लाइफ, हर रिलेशनशिप, हर लेगेसी। ऑप्शन बी है विन द बैटल ऑफ योर माइंड इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। ऑप्शन सी है संजीव कुमार, द एक्टर वी आर लव्ड। ऑप्शन डी है द डिजिटल डायलेमा, मैनेजिंग मेंटल हेल्थ। तो दोस्तों अभी जो है प्रसिद्ध उद्योगपति और हीरानंदानी ग्रुप के शास्त्र संस्थापक डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी ने रीता राममूर्ति गुप्ता की नई पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, इसका लोकार्पण जो है मुंबई के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में स्थित है, इस यहाँ पर इस किताब का लोकार्पण किया। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, विन द बैटल ऑफ योर माइंड इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। दोस्तों इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो सारी बुक्स हैं, और इन बुक्स को भी जो है रीता राममूर्ति गुप्ता ही ने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वेटिकन सिटी में पोप लियो 14th 14वें के पोंटिफिकेशन के उद्घाटन समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है आपके एस जयशंकर, हरिवंश, यंथुंगो पैटर्न और राजनाथ सिंह। तो दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश ने वेटिकन सिटी में आयोजित पोप लियो 14वें के पोंटिफिकेट के उद्घाटन समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके साथ नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यथुंगो पैटर्न ये भी शामिल रहे, मौजूद रहे उनके साथ। तो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन बी और सी कंबाइंड रूप से। दोस्तों हमने जो है जो पोप फ्रांसिस थे उनकी डेथ हुई, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें, उसके बाद जो पोप की चयन प्रक्रिया होती है उसको, पोप के पावर, पोप कौन होते हैं, सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले के करंट अफेयर्स में। अगर आप जुड़े होंगे तो ये सारी जानकारी आपको एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से मिलती रहेंगी, तो आप ज़रूर फॉलो करें ट्रैक टू ट्रियम्फ यूट्यूब चैनल को। अगला क्वेश्चन है, 8वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 8th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक? तो दोस्तों यह जो है 12 से 18 मई तक के बीच मनाया गया, और इसका उद्देश्य जो है पैदल चलने और साइकिल चलाने को सुरक्षित बनाएं, टू मेक वॉकिंग एंड साइकिलिंग सेफर एंड प्रमोट देम, इसका उद्देश्य रहा। तो ऑप्शन सी सही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2025 में किस बलूच नेता ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारत में दूतावास खोलने की मांग की? विच बलूच लीडर डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान इन मई 2025 एंड डिमांडेड एन एम्बेसी इन इंडिया? ऑप्शन हैं आपके बरमदाग बुगती, मीर यार बलोच, हाला बलोच और गुलाम बलोच। तो दोस्तों मई 2025 में बलूचिस्तान की स्थिति और भारत के साथ इसके संबंधों में महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई। इसमें 9 मई को बलूच नेता मीर यार बलोच, इसमें पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए बलूचिस्तान गणराज्य की स्थापना की बात कही, और भारत तथा संयुक्त राष्ट्र से समर्थन की अपील की। बलूच नेताओं ने भारत से औपचारिक समर्थन की मांग की है, लेकिन भारत सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोस्तों जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है उसकी बात करें तो बलूचिस्तान जो है वो पश्चिम और दक्षिण एशिया में स्थित है।
आप सभी को पता है। और यह ईरानी पठार से सुदूर दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और भारतीय प्लेट तथा अरब सागर की तटरेखा से लगा हुआ है। दोस्तों बलूचिस्तान क्षेत्र जो है 3 देशों में विभाजित है। जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है वो प्रांत, ईरान का सीसान और बलूचिस्तान प्रांत, अफगानिस्तान के दक्षिण हिस्से जिसमें निमरूज, हेलमंद और कंधार प्रांत शामिल हैं, वो सारे क्षेत्र जो है बलूचिस्तान क्षेत्र में विभाजित हैं। ऑप्शन सी था मीर बलोच ने इसको एक स्वतंत्र गणराज्य की घोषणा कर दी है। दोस्तों ये जो मैप आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ए वाला हिस्सा है, इस पर जो ए पार्ट है इस पर जो है ये सब विवादित मुद्दे हैं कश्मीर के। एपीओके है जो भारत का एक हिस्सा है लेकिन पाकिस्तानी कब्जे में है। और यहाँ पर है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी, और इधर साइड जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलएसी इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रोजेक्ट आकाश तीर का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट आकाश तीर। ऑप्शन हैं आपके स्वदेशी मिसाइल निर्माण, स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली विकसित करना, सी है समुद्र निगरानी प्रणाली बनाना, ऑप्शन डी है उपग्रह आधारित नेविगेशन सेवा। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट आकाश तीर है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल बेल बेल और भेल अलग है। जो भेल है वो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। बेल जो है उसके द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित एवं स्वदेशी स्वचालित एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर प्रणाली ने पाकिस्तान द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों को 100% एक्यूरेसी के साथ जो है निष्क्रिय किया, जिससे अब भारत की अगली पीढ़ी की वायु रक्षा संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वहाँ पे देखिए कई सारे यूज हुए थे, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था S-400 सुदर्शन चक्र जिसको बोला जाता है, रशिया से भारत ने खरीदा। ऑप्शन बी सही होगा। जो आकाश तीर है प्रोजेक्ट आकाश तीर, इसके तहत जो है स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली विकसित किया जा रहा है भारत में। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, टू डेवलप एंड ऑटोमेटेड एयर डिफेंस एंड कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे भार्गव अस्त्र सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ भार्गव अस्त्र सिस्टम। देखो भार्गव जो थे एक इंडियन मिथोलॉजी में एक ऋषि रहे हैं जिन्होंने अस्त्र शस्त्र शायद राम जी को दिए थे वनवास के दौरान। उनके जो भार्गव अस्त्र रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। ऑप्शन है आपके समुद्री निगरानी के लिए एक पनडुब्बी प्रणाली विकसित करना, मानव रहित टैंकों के लिए आई नियंत्रण प्रणाली, ड्रोन स्वार्म हमलों को रोकने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम, और ऑप्शन डी है अंतरिक्ष संचार के लिए उपग्रह नेटवर्क। तो दोस्तों जो भार्गव अस्त्र रहा है वह एक स्वदेशी रूप से विकसित 2 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली है जो ड्रोन स्वार्म यानी कि झुंड, ड्रोन झुंड जो होते हैं उनको बेअसर करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इसमें जो है अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट और गाइडेड माइक्रो मिसाइल दोनों शामिल हैं। इसका जो परीक्षण है वो भी हाल ही में उड़ीसा के गोपालपुर में किया गया इसका परीक्षण। तो ऑप्शन सी सही होगा। ड्रोन स्वार्म ड्रोन झुंड हमलों को रोकने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम टू काउंटर ड्रोन स्वार्म अटैक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में भारत ने बांग्लादेश से आयातित किन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा। इंडिया इम्पोज्ड इम्पोर्ट restrictions in May on which type of goods from Bangladesh, escalating trade tensions between the both countries। ऑप्शन से आपके पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन बी है रेडीमेड कपड़े, प्रोसेस्ड फूड, फर्नीचर, दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो दोस्तों अभी हाल ही में मई में जो है भारत ने बांग्लादेश से आने वाले 770 मिलियन डॉलर यानी कि यूएस डॉलर इतने रुपए के आयात पर रोक लगाई है, जिसमें रेडीमेड कपड़े, प्रोसेस्ड फूड और फर्नीचर शामिल हैं। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के बाजारों की रक्षा करना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका। दोस्तों मई 2025 में भारत बांग्लादेश के संबंधों में कई बदलाव देखने को मिले। बांग्लादेश में शेख हसीना की इस्तीफे के बाद जो है नोबेल विजेता जो मोहम्मद यूनिस हैं उनकी अंतिम सरकार बनने के बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले जो है 42% आयातित उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे व्यापारिक तनाव बढ़ा। इसके जवाब में बांग्लादेश ने भी कुछ भारतीय वस्तुओं पर रोक लगाई। इसी बीच बांग्लादेश ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत किए हैं, जिससे भारत की रणनीतिक चिंता बढ़ी है। वहीं सीमावर्ती सुरक्षा और अवैध प्रवासन जैसे मुद्दों पर भारत ने सख्ती दिखाई है। हालांकि कुछ परियोजनाएं जैसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन रहे हो आपकी और मैत्री सेतु, ये सारी चीज़ें चालू हैं, लेकिन कुछ रेल लिंक अभी रुके हुए हैं। तकनीकी क्षेत्र में स्टारलिंक ने बांग्लादेश में अपनी सेवा शुरू कर दी है और भारत अगस्त 2025 में बांग्लादेश के साथ क्रिकेट श्रृंखला भी खेलने जा रहा है। कुल मिलाकर वर्तमान संबंध में आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर अस्थिरता के संकेत हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिलेशन है इस टाइम
तो दोस्तों स्टारलिंक की सेवा जो है वहाँ पे शुरू हो गई। भारत में भी जो है इसका डील हो रहा है जियो और एयरटेल मिलके जो है स्टारलिंक के साथ, जो कि इलन मस्क की एक कंपनी है जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। भारत जो टिस्टा प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन मई 2025 में किस राज्य में किया गया? इन विच इंडियन स्टेट वाज टिस्टा प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड? ऑप्शन है आपके असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों भारतीय सेना ने जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में टिस्टा फील्ड फायरिंग रेंज है यहाँ पर उत्तर बंगाल में एक विशाल संयुक्त सैन्य अभ्यास टिस्टा पर आयोजित किया। यह अभ्यास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, इसके पास जो है टिस्टा फील्ड फायरिंग रेंज है सीआरपीएफ का, वहाँ पर यह आयोजन किया। यह आयोजन जो है नदी प्रधान इलाकों में किया गया ताकि युद्धकालीन तत्परता और तालमेल को परखा जा सके। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, पश्चिम बंगाल ना कि सिक्किम। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जयंत नार्लिकर ने निम्न में से किस संस्थान की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई? ऑप्शन आपका है इसरो, IUCAA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन सी है IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो दोस्तों ये जो है आपके जयंत नार्लिकर प्रसिद्ध खगोल भौतिक शास्त्री और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया, इसलिए ये चर्चा में है। 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने जो है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना की 1988 में पुणे में। इन्होंने पुणे में जो है 1988 में IUCAA की स्थापना की। दोस्तों कुछ और चीज़ इनके बारे में जान लेते हैं सम्मान और पुरस्कार से रिलेटेड। तो इनको जो है 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2004 में पद्म विभूषण भी प्राप्त हो गया। भारत सरकार द्वारा जो है विज्ञान क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको पद्म विभूषण 2004 में दिया गया। यूनेस्को का कलिंगा पुरस्कार जो है वो मिला इनको विज्ञान के लिए 1996 में। दोस्तों कलिंगा पुरस्कार की हिस्ट्री हम लोग जानते हैं। अभी हाल में जो है जो उड़ीसा दिवस मनाया गया था उस दिन हमने डिस्कस किया था, जो बिजू पटनायक जी थे उनके एफर्ट से जो है यूनेस्को द्वारा ये कलिंगा पुरस्कार की स्थापना की गई थी और इन्हें साहित्य अकादमी भी मिल चुका है 2014 में। उनकी आत्मकथा चार नगरांतले मांझे विश्व के लिए, चार नगरांतले मांझे विश्व जो है इनकी आत्मकथा है डॉक्टर जयंत नार्लिकर की। तो ऑप्शन बी सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है आपका, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अग्रणी डॉक्टर EMR श्रीनिवासन, हाल ही में उनका निधन हो गया है। वे किस संगठन के चेयरमैन रह चुके हैं? ऑप्शन है आपके इसरो, ऑप्शन बी है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, ऑप्शन सी है DRDO। तो दोस्तों डॉक्टर EMR श्रीनिवासन ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखने में अहम भूमिका भी निभाई इन्होंने। दोस्तों डॉक्टर श्रीनिवासन ने भारत के पहले एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा की स्थापना की। इन्होंने अप्सरा के साथ साथ मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन और NPCIL जैसी संस्थाओं की स्थापना और परियोजनाओं में भी योगदान दिया और उन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये हैं आपके प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी, तो इन्होंने इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस सरकारी प्लेटफॉर्म ने विश्व भर में सबसे बड़ा सार्वजनिक ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म बनाने का दर्जा प्राप्त किया है? विच गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है रिसेंटली इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म? ऑप्शन है आपके डिजिटल इंडिया पोर्टल, ऑप्शन बी है आपका भारती मार्केट, ऑप्शन सी है सरकारी मार्केट प्लेस गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जेम, ऑप्शन डी है PM ई बाजार। तो दोस्तों सरकारी मार्केट प्लेस यानी कि जेम गवर्नमेंट मार्केट प्लेस ने हाल ही में अपने 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह घोषणा की कि विश्व का सबसे बड़ा और कुशल सार्वजनिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है यह। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किस प्लेटफॉर्म द्वारा E0 FIR पहल शुरू की है जिससे साइबर अपराधियों को तेजी से पकड़ा जा सकेगा? ऑप्शन है आपके NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ऑप्शन बी है I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, सर्न भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया दल इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ऑप्शन डी है NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो दोस्तों जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने हाल ही में E0 FIR पहल की घोषणा की जो कि I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C का मतलब है 4C
साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो I4C द्वारा जो है E0 FIR शुरुआत की गई है। तो NCRP पोर्टल जो है वो 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है जिस पर हम रिपोर्ट करते हैं साइबर क्राइम, इस पर दर्ज 10 लाख के ऊपर के साइबर वित्तीय अपराध स्वतः जो है 0 FIR में बदल जाएंगे और शिकायतकर्ता जो है 3 दिन के भीतर संबंधित साइबर थाने में जाकर इसे रेगुलर FIR में बदल सकते हैं। तो ये प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाएगी इसकी वजह से। तो ऑप्शन बी सही होगा I4C। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों LIMA 2025 लांगकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन में भारत का प्रतिनिधिमंडल किसके नेतृत्व में भाग ले रहा है? हु इज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन एट लीमा 2025 इन मलेशिया? तो दोस्तों जो लीमा 2025 है वो मलेशिया के लांगकावी में 20 से 24 मई के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत का प्रतिनिधिमंडल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में भाग ले रहा है। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, संजय सेठ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना त्रिपुरा के कैलाश शहर में स्थापित होने वाली एकीकृत एक्वा पार्क इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रखी गई? ऑप्शन है आपके पुरुषोत्तम रूपाला, राजीव रंजन सिंह, ईराज सिंह और मनसुख मांडविया। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जो हैं एक केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय हैं। इन्होंने 18 मई को त्रिपुरा के कैलाश शहर में जो है 42.4 करोड़ की लागत से बनने वाली इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क आधारशिला रखी। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, राजीव रंजन सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए हाल ही में धनुका एग्रीटेक ने किस नए हर्बिसाइड को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है आपके रक्षक, प्रहार, दिनकर और अग्नि। तो दोस्तों धनका एग्रीकल्चर लिमिटेड ने जापान की होक्को केमिकल लिमिटेड के साथ मिलकर दिनकर नामक एक नया हर्बिसाइड लॉन्च किया है। यह विशेष रूप से जो है ट्रांसप्लांटेड पैडी, धान की जो रोपित फसल होती है उसके लिए डिजाइन किया गया है। इससे क्या होता है कि खरपतवार की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। तो ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन सी, दिनकर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार द्वारा आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री सोलर पंप्स टू ट्राइबल फार्मर्स? ऑप्शन है आपके इंदिरा किसान ज्योति योजना, ऑप्शन बी है रेवंत सोलर कृषि मिशन, ऑप्शन सी है इंदिरा सौर गिरिजल विकासम और ऑप्शन डी है तेलंगाना सौर किसान उत्थान योजना। तो दोस्तों वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, इन्होंने इंदिरा सौर गिर जल विकासम योजना की शुरुआत की ताकि जो बिजली विहीन क्षेत्रों में आदिवासी किसान हैं उनको सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा मिल सके। दोस्तों यह योजना जो है 4 सालों में 12,600 करोड़ रुपए के बजट के साथ लागू की जाएगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल 13 मई से 24 मई तक किस देश में आयोजित हो रहा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है जो कांस है वो फ्रांस का एक शहर है जो कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह कांस फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया जाता है। इस बार जो है 78वां संस्करण रहा। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, फ्रांस। यहाँ पर कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल 2025 में सोनू सूद को किस श्रेणी के लिए सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन आपके ग्लोबल आइकन अवार्ड, ऑप्शन बी है मानवता पुरस्कार, ऑप्शन सी है फिल्म एंड आर्ट अवार्ड, ऑप्शन डी है एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड। तो दोस्तों सोनू सूद को कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए उनके परोपकारी कार्यों के लिए 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका। यह आयोजन जो है 31 मई को हैदराबाद के हाईटेक एरिना में होगा। तो अगले आने वाले करंट अफेयर में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगला है आपका, मई 2025 में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की? ऑप्शन हैं आपके सऊदी अरबिया, मिस्र, अल्जीरिया और इंडोनेशिया। तो दोस्तों न्यू डेवलपमेंट की बात करें तो एक वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना जो है 2015 में जो आपके ब्रिक्स देश हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को जुटाना और खासकर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। तो इसकी स्थापना जो है 2015 में हुई। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में स्थित है। एनडीबी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं
2025 में। उनका नाम है डिल्मा रूसेफ। अभी जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। तो 2025 में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की? तो जो नवीनतम सदस्य बना है वो बना है अल्जीरिया। ऑप्शन सी सही होगा आपका। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन है, भारत में विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम यूनिट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन हैं आपके बेंगलुरु, पुणे, लखनऊ और हैदराबाद। तो दोस्तों 11 मई 2025 को लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी एयर स्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर एलॉय उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जो कि लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो उनके द्वारा किया गया। ये तो ऑप्शन सी सही होगा, लखनऊ। दोस्तों आगे कुछ इस सेशन के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, जो 11 से 20 मई के बीच के जो भी इम्पोर्टेंट डेज उनको देख लेते हैं। तो 11 मई को जो इम्पोर्टेंट दिन पड़ता है वो है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, भारत में मनाया जाता है। 2025 का जो थीम रहा वो रहा यंत्र, यानी कि युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। ये जो है 1998 में जो पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ था उसकी स्मृति में मनाया जाता है। दोस्तों 12 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय नर्स दिवस। इस बार का थीम रहा वन नर्सेस आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेस स्ट्रेंथन्स इकोनॉमीज। तो 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। इस दिन को जो आप जानते होंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका जन्म हुआ था, उस उपलक्ष्य में जो है नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। दोस्तों 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड मधुमक्खी डे, बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू न्यू रिसर्च साल। इसका थीम रहा 2025 का। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। इसी के साथ इस सेशन का एंड करते हैं। और अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे।